हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग केसर के बारे में जानेंगे कि केसर का कौन सा भाग जो होता है जो केसर बनता है, यानी पौधे का कौन सा भाग केसर बनता है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इसके परमाणु भार कितने होते हैं, ये समस्थानिक होता है और ये सब इसका जो है जो भौतिक जीवन में क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है केसर बनने के लिए किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, केसर कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केसर बनने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ केसर बनने के लिए पौधे का कौन सा हिस्सा उपयोग में लाया जाता है, यानी केसर जो होता है उसके पौधे का कौन सा हिस्सा जो है उपयोग में लाया जाता है। तो वो होता है आपका, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख जाएगा थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं केसर बनने के लिए पौधे का कौन सा हिस्सा उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपको केसर का एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका केसर है, आप चित्र यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये केसर है। अब हम लोग चलते हैं इसके थियरी पर। तो थियरी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कुछ, ये सवाल अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। केसर का कौन सा, मतलब केसर के पौधे से किस हिस्से से केसर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया विकल्पी पर जो बहुविकल्पी उसका आता है वो ये चार होते हैं: पत्ता, पंखुड़ी, जो ब्राह्मफल होता है और वर्तिकाग्र। ये चारों में से कौन से हिस्से से आपका केसर बनता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ऑप्शन नंबर जो चौथा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर चौथा दिख रहा है वर्तिकाग्र, ये आपका ऑप्शन सही है। वर्तिकाग्र से केसर का निर्माण होता है। अब वर्तिकाग्र क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये है केसर का, मान लेते हैं पौधा, तो यहाँ पे देखेंगे, मान नहीं लेते हैं बल्कि ये केसर का ही पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको छोटी छोटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही इसका वर्तिकाग्र होता है, जो फूल से निकला हुआ होता है। अगर आप कलरफुल में देखेंगे तो ये आपको चित्र यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है ना, यही वर्तिकाग्र कहलाता है और यही आपका केसर भी है, यही आपका केसर है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ से निकले हुए हैं पंखुड़ी के ऐसे करके, यही आपके केसर है, ठीक है। तो हम लोग चित्र पे आते हैं, ये आपका है केसर यानी वर्तिकाग्र, ठीक है। तो यहाँ से केसर का निर्माण होता है, यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे ऐसे निकला हुआ है तीन, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र प्रयोग किया जाता है। तो ये तो अभी हमने बताया कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वर्तिकाग्र, वो सही था, ठीक है। केसर का वनस्पति नाम क्रोकस सैटाइवस होता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे सैफरन यहाँ पे लिखा हुआ है नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको सैफरन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है, ठीक है। आइरिस परिवार का सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व में विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। ये 80 प्रजातियों में, ठीक है, आइरिस परिवार का ये सदस्य जो है वो 80 प्रजातियों में विश्व में, पूरे विश्व में 80 प्रजातियों में इसको प्राप्त किया जाता है, लगभग 80 प्रजातियों में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में केसर उगाने वाले देश, विश्व में इतने सारे देश हैं, फ्रांस, स्पेन, भारत, ईरान, इटली और ग्रीस, ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप पढ़ सकते हैं नीचे। इन सभी देशों में क्या होता है, केसर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न किया जाता है वो नीचे हम देखेंगे। आज सबसे अधिक केसर उगाने का श्रेय स्पेन को जाता है, सबसे ज़्यादा जो केसर उगाते हैं वो स्पेन, ठीक है। इसके बाद ईरान, सबसे ज़्यादा स्पेन, उसके बाद ईरान। कुल उत्पाद का 80% इन दोनों देशों से उगाया जाता है, मतलब जितने भी टोटल केसर उगते हैं ना पूरे देशों में, 100% में से 100% केसर यदि उगेगा तो 80% यही दो देश उगा देते हैं, 20% मिला के अन्य देश उगाते हैं, बाकी 80% जो केसर उगाए जाते हैं वो स्पेन और ईरान से ही उगाए जाते हैं,
तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप स्पेन बताएंगे, सेकंड नंबर पे आप ईरान बताएंगे, मतलब फर्स्ट पे स्पेन और सेकंड पे ईरान। बाकी इसके नीचे हैं और सारे देश आपके हो जाएंगे, जैसे भारत और इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किस्तान, ये सारे देश इससे बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 100% केसर उगाने का अगर परसेंटेज हम लोग निकालें तो 100% में से 80% ये दोनों देश केसर उत्पाद करते हैं, पूरे देशों का 100% से 80%, और 20% में और सारे देश हैं जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये थे केसर के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो केसर कहाँ से उगाए जाते हैं, केसर क्या होते हैं, केसर के सबसे ज़्यादा उगाने वाले केसर का उत्पाद किस देश में सबसे अधिक होता है, सेकेंड नंबर पे किस देश में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो मैंने पहले आपको समझा दिया इसकी। अब यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमारा टॉपिक होने वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होने वाला है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, तो यह एक रासायनिक तत्व होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है। ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O होता है, ये हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O होता है, और परमाणु संख्या इसका 8 होता है। परमाणु संख्या 8 होता है। यह आवर्त सारणी में चाकोजेन समूह का सदस्य है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होते हैं, यानी 8 भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, इसका परमाणु भार लगभग 16 के बराबर होता है, 8 का दोगुना। इसका परमाणु भार लगभग 16 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो 15.999, ये अप्रॉक्स 16 के ही करीब होता है लगभग। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 15.999, और इसका जो घनत्व होता है वो 1.429 ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है ऑक्सीजन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव अधातु होता है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन का नेचर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो वो अधातु होता है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो अधातु होता है, और ये ऑक्सीकरण एजेंट जो आसानी से ज़्यादातर तत्वों और यौगिक के साथ ऑक्साइड बनाता है। आप लोग देखे होंगे कि ऑक्साइड ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ बनाता है, जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड ही है। तो ये बहुत सारे यौगिकों के साथ क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम लोग देखें तो ये है ऑक्सीजन और हीलियम के बाद, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से तीसरा प्रचुर तत्व है। यानी अगर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर पे आपका द्रव्यमान की दृष्टि से, ठीक है, आपका ऑक्सीजन ही है सबसे प्रचुर तत्व। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का 20 से 21% ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन पृथ्वी के क्रिस्ट का लगभग आधा हिस्सा बनाती है। यदि आप देखेंगे तो पूरे जो आपका पृथ्वी है उसके वायुमंडल में 20 से 21%, लगभग 20 से 21% आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ये आपको कुछ ऐसा 8000 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसको हम आपको बताते चलेंगे कैसे इसका जो समस्थानिक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा गया। ये लिखा है 8O16, यानी इसका जो 8O16 यानी परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है 8O16, इसी प्रकार ये लिखा है 8O17, और इसी प्रकार तीसरा वाला लिखा है 8O18। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो है 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। अगर आप इन तीनों में देखेंगे ना तो यहाँ परमाणु क्रमांक 8 है और इसका परमाणु भार 16 है। यहाँ देखेंगे तो इसका परमाणु 8 है, इसका परमाणु 17 है। इसका देखेंगे ये परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 18 है। अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो सबका 8 है, लेकिन परमाणु भार देखा जाए तो सबका अलग अलग है।
तो जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसको समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने कितने, A216, A217 और A218। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन गैस का खोज सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक 1772 में की थी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है यह एक रंगीन, अच्छा यहाँ पे आपसे अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने, और सन भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1772 यानी 1772 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यह एक रंगहीन गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। ये रंगहीन यानी इसका नेचर अगर बताया जाए तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है और ये वायु से भारी होता है। ऑक्सीजन का प्राण वायु कहा जाता है। अच्छा, प्राण वायु कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राण वायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही हमारे प्राण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सांस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन ही है, तो ये प्राण वायु ही कहा जाएगा क्योंकि भाई इसी से हमारे प्राण चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है, इसके हम कुछ उपयोग भी देख लेते हैं। तो इसके उपयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ ऑक्सीजन, जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। भाई बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अभी हमने आपको बताया जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर अधिकांश जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सेम टॉपिक वो भी है। जानवरों और पौधों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सांस को लेने के लिए, जैसे हम हैं, आप हैं, जानवर हैं, जानवर जो है, ठीक है, इन लोगों को मतलब क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन क्यों भी लेते हैं? ठीक है, सांस के रूप में। तो ये होता है ऑक्सीजन हम जिन हवा से सांस लेते हैं और पानी H2O पीते हैं उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जो हम हवा सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन तो होता ही है। ठीक है, ऑक्सीजन तो रहता ही है, और हम लोग जो पानी पीते हैं यानी जिसका फार्मूला होता है H2O, उसमें भी तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।